नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास में 8वां पाठ नागार्जुन का पाठ फर्स्ट पढ़ाएंगे, जिसका मेन टाइटल है कल और आज। शब्दार्थ हम बाद में देखेंगे, पहले हम ले लेते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में नागार्जुन आपको मालूम है हिंदी जगत के अच्छे और साहित्यकार थे और हिंदी और मैथिली के अप्रतीक साहित्यकार। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। इनका मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। इनका मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता चले गए थे। सन 1936 में श्रीलंका भी गए और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण यात्राएं की थी। 1998 में आपका स्वर्गवास हो गया। प्रमुख रचनाओं की हम बात करें, प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में इनकी बात करें तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ आदि। उन्होंने उपन्यास और अन्य गद्य विधाएँ भी इन्होंने इसमें इनका लेखन किया। पाठ परिचय के बारे में हम बात करें तो पाठ परिचय में हम आपको बताएंगे कि पाठ्यक्रम में नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताएं सम्मिलित है। एक है आज, कल और आज, तथा दूसरी है उषा की लाली। आज हम आपको सिर्फ कल और आज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहली कविता के बारे में आपको बताना चाहूँ कि ग्रीष्म में घोर तपन भरे परिवेश के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावना किया। ग्रीष्म ऋतु में किसानों के चेहरे उदास थे तो वर्षा ऋतु के आगमन में उनके चेहरों पर सरसता आ गई और प्रकृति में एक नई नीति आ गई, नया उभार आ गया। कल और आज, ध्यान से सुनिए। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश होती है, अभी कल तक दूर में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक बथनाई हुई थी तरह खेती की माटी, अभी कल तक धरती की कौम में रुके पड़े थे बिल्डर, उदास और मधुरंग सा आसमान। इस अवतरण में कवि द्वारा रचित कल और आज कविता मैंने बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु के शुष्क तपन भरे प्रवेश का चित्रण करते हैं। लेखक लिखता है कि वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले कल के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए लेखक लिखता है कि अभी कल तक हताश निराश किसान तुम्हें यानी मौसम को गालियाँ देते थे, यानी गर्मी की सीजन जब आती थी तो लोग कोसते थे ग्रीष्मकाल को। अभी तक गोलियों के झुंड धूल में खेलते थे, वरना उगलने वाली खेतों की मिट्टी को चूक गई थी और पत्थर के समान कठोर थी। अभी तक मेंढक धरती के अंदर डूबे पड़े थे और आकाश बादलों से रहित धूल से व्याप्त होने के कारण फीका पड़ा, ऐसा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये है ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती सूख गई थी, किसान हताश और निराश हो गए थे और सारा वातावरण धूल भरी धूप से चलने से बड़ा ही कष्टदायी हो गया। ऐसे में लोग वर्षा ऋतु के आने की आशा लगा रहे थे। इसमें ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव का सुंदर वर्णन किया गया है, सहज और सरल रूप से, और ग्रीष्म ऋतु का भी आनंद किया गया है। फिर इसमें कहा गया और आज ऊपर ही ऊपर बन गए तुम्हारे तंबू और आज क्षमता रही है पावस रानी बूंदा बूंदी की अपनी पाया, और आज चालू हो गई है शिवगुरुओं की सेनाएं अभिराम और आज जोरों से टूट पड़े नाचते थिरकते मोर
ज्योति शिराओं के अंदर और आज मिला हुआ चुपचाप इसमें समेट कर भाव आविष्कार। मैंने आपको बताया था ना, खेती यानी किसान, पत्थर यानी पत्थर के समान, बदले यानी भीगा, पावस यानी वर्षा ऋतु है, अविराम का मतलब लगातार, शिराओं का मतलब आगे का भाग, और लाव लश्कर का मतलब है साज सज्जा। कोई राजा आता था ना, मैंने अपने लाव लश्कर के साथ यानी साज सज्जा, तड़क भड़क, और मतलब एक तरह से अपनी फौज बताता आता था कि हाथी घोड़े और है आगे पीछे बहुत सारे सैनिक, है ना। तो कवि वर्णन करता है कि ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने और वर्षा ऋतु के आरंभ होने से आकाश में बादल की घटा रूपी तंबू बन गए हैं, और आज वर्षा रानी यानी वर्षा ऋतु है वो सुंदर, एक सुंदरी के रूप में बूंदाबांदी के माध्यम से अपनी पायल चमका रही थी या बजा रही थी। इसका भाव बच्चों यह है कि वर्षा की बूंदें छम छम करके गिरने लगी, वर्षा रानी के स्वागत में ये शहनाइयाँ बज रही थी, और मोर भी नाच रहे थे, थिरक रहे थे, और जोरों के कारव यानी बोलने की आवाज़, कारव का मतलब बोलने की आवाज़, उनकी बोलने की आवाज़ आ रही थी। वर्षा ऋतु के आगमन से दूब की गर्मी में झुलसी हुई नोकों के आगे का भाग वापस हरा होने लग गया था, उसमें हरितिमा आ गई थी। आज ग्रीष्म ऋतु मानो अपने साजो सामान के साथ, संगीत साथियों के साथ समेट कर इस धरती से चुपचाप विदा हो गई है, और गर्मी चली गई है और वर्षा ऋतु आ गई है। इसमें बादलों से तने हुए आकाश जैसे कोई तंबू बना करके खड़े हैं, बूंदाबांदी ऐसी लग रही जैसे कोई नृत्यांगना नाच रही है, झिंगुरों के स्वर को शहनाई का रूप यहाँ बताया गया है, और ग्रीष्म ऋतु अपने लाव लसर के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रही है। तो बच्चों ये आगे का एक भाग था, इसके कुछ प्रश्न मैं आपको दिए देता हूँ। तो 2-3 प्रश्न आप करेंगे, उसमें मैं लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को लग रहा था। बच्चों आज ये 3 प्रश्न आपको करने हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों कहा गया है, और दूसरा प्रश्न है खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था। तो ये पहला पार्ट यानी छोटा ही है, इसलिए ये पूरा हुआ। अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।